हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जितनी भी डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं वो सारी रिएक्शन मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है व्हाट इज डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन का सीधा मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ CO2। रिमूवल ऑफ CO2 इज नॉन एज डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है। और यहाँ पर जो रिमूवल ऑफ CO2 देखने को मिलता है वो डायरेक्ट भी हो सकता है, मतलब डायरेक्ट CO2 गैस निकलती हुई हमें दिखे तो डायरेक्ट रिमूवल ऑफ CO2 भी हो सकता है, या फिर इनडायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट रिमूवल ऑफ CO2 इन द अदर फॉर्म। जैसे अदर फॉर्म में कार्बोनेट के फॉर्म में हमें देखने को मिल सकता है इनडायरेक्ट रिमूवल ऑफ CO2 इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में भी कई बार CO2 देखने को मिलती है। ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें CO2 गैस का रिमूवल हो रहा है उन सारी रिएक्शंस को हम कंसिडर करते हैं डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले बीटा कीटो एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन। तो बीटा कीटो एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है बीटा कीटो एसिड। एसिड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए एसिड, और बीटा पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए इसे बीटा कीटो एसिड हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है। अब बीटा कीटो एसिड को डायरेक्ट हीटिंग से ही हमें CO2 गैस का रिमूवल देखने को मिलता है। सो जैसे ही हम इसको हीट करेंगे हमें CO2 गैस का रिमूवल देखने को मिलता है। जो रिमूवल हो रहा है CO2 गैस का, ये एसिडिक ग्रुप के अंदर से हो रहा है, और जो बचा हुआ पार्ट है वो हम प्रोडक्ट में लिख देंगे। सो हम प्रोडक्ट बनाना भी इसी तरीके से देख सकते हैं कि CO2 गैस निकालो और बस जो बचा हुआ पार्ट है वो हम प्रोडक्ट में लिख देंगे। तो ये तो प्रोडक्ट बनाने का तरीका हो गया, आसान सा तरीका कि कहीं भी अगर आपको बीटा कीटो एसिड दिखता है तो आप डायरेक्ट इस तरीके से प्रोडक्ट बना सीख सकते हो। ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसके बीच में क्या प्रोसेस हो रहे हैं, तो यहाँ पर एक 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट एग्जिस्ट करती है। तो ये जो बीटा कीटो एसिड होता है ये हम इस तरीके से 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में बता सकते हैं, जो कि स्टेबल होती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अब यहाँ पर जैसे ही हम हीटिंग करते हैं तो हीट करने पर यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है। ये 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है, और हीट करने पर ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाती है और हमें इनॉल फॉर्म देखने को मिलता है। तो पहले क्या मिलेगा हमें, इनॉलिक फॉर्म, और फिर हमें पता है टोटोमराइजेशन से कीटोन मिल जाता है। तो कीटोनिक फॉर्म बन जाएगा टोटोमराइजेशन से। ठीक है। तो इस तरीके से हमें प्रोडक्ट देखने को मिलता है। बेटा आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्या करना है, CO2 का रिमूवल करना है कि एसिड ग्रुप के अंदर से, और बचा हुआ पार्ट आपको प्रोडक्ट में लिख देना है। बीटा कीटो एसिड कहीं भी आपको दिखे तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है। सेकेंड जो डीकार्बोक्सिलेशन होता है वो अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। तो यहाँ पर 2 केस आते हैं। सबसे पहले केस फर्स्ट, जो डीकार्बोक्सिलेशन हम देखते हैं फर्स्ट केस में बीटा गामा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का हम देखेंगे। तो बीटा गामा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन डायरेक्ट हीटिंग से ही होता है। सपोज टू ये हो गया हमारे पास।
सो आप देख सकते हो यहाँ पर बीटा और गामा पोजीशन पे अनसेचुरेशन है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, बीटा गामा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है, सॉरी यहाँ पे। तो ये कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, बीटा गामा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। सो बीटा गामा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर डिकार्बोक्सिलेशन देखना है तो इसको भी अगर हीट करते हैं हम, तो यहाँ पर एसिड में से यहाँ पर CO2 गैस का रिमूवल देखने को मिलता है, लेकिन इसका थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। प्रोडक्ट में हमें यहाँ पर एल्कीन देखने को मिलता है। तो पहले यहाँ पर एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, सो इस तरीके से ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, पहले यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, फिर से पिछली बार जैसे किया था सेम वैसे ही, और हमें यहाँ एल्किन, वहां पे कीटोन मिला था, यहाँ पर एल्किन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में हमारे पास ये CO2 गैस का रिमूवल देखने को मिलता है, और इस तरीके से ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इस तरीके से हमें एल्किन देखने को मिलता है। तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिला, जब भी बीटा गामा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं तो CO2 गैस का रिमूवल देखने को मिलता है, और एल्किन यहाँ पर एज अ प्रोडक्ट हमें दिखता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बीटा गामा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये तो केस फर्स्ट हो गया। सेकेंड केस में हम बात करते हैं केस सेकेंड। ये इसको नेक्स्ट पेज पे बताते हैं। केस सेकेंड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, इसका डिकार्बोक्सिलेशन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड की हीटिंग करने पर भी हमें CO2 गैस का रिमूवल देखने को मिलता है, बट यहाँ पर एक केस है कि यहाँ पर ऑन गामा पोजिशन एटलीस्ट वन हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। सो गामा पोजिशन पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, जैसे देखो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और इस तरीके से यहाँ पे हम बोल सकते हैं तो ये अल्फा, ये बीटा पोजीशन, और ये गामा पोजीशन। ठीक है, और इसको हीट करते हैं हम, तो पहले यहाँ पर आइसोमराइजेशन होता है। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है आइसोमराइज होके इस अल्फा पोजीशन पे आ जाता है, और ये कुछ इस तरीके से बन जाता है। ये मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो गामा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो गया। इस तरीके से ये गामा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब इसको इस तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं जैसे पिछली बार किया था।
तो जैसे इसको हीट करते हैं तो हमें CO2 गैस का रिमूवल देखने को मिलता है किस तरीके से, जैसे लास्ट टाइम किया था। ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे और हमें प्रोडक्ट में एल्कीन ही मिलेगा। सो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड हो या गामा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड हो, दोनों में जो प्रोडक्ट देखने को मिलता है वो एल्कीन ही मिलता है। सो इस तरीके से यहाँ पे एल्कीन एज अ प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो बीटा कीटो एसिड में हमें कीटोन एज अ प्रोडक्ट मिलता है, जबकि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड हो चाहे गामा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड हो, दोनों में एल्कीन ही देखने को मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो डी कार्बोक्सिलेशन हम देखते हैं वो हेट्रोसाइक्लिक एसिड के लिए हम देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया पिकोनिलिक एसिड। तो ये है पिकोलिनिक एसिड और मैंने इसको इस तरीके से अरेंज किया है ताकि आपको इजीली मैं समझा सकूं। तो यहाँ पर भी डायरेक्ट रिमूवल ऑफ CO2 होता है। जब हम हेट्रोसाइक्लिक एसिड को हीट करते हैं तो डायरेक्ट CO2 गैस का रिमूवल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको सिंपली ध्यान रखना है कि डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना सीखना है, तो ये CO2 निकाल दो और हमारा जो प्रोडक्ट हो जाएगा ये पिकोलिनिक एसिड है। और इसको जब हम हीट करते हैं तो CO2 गैस का रिमूवल देखने को मिलता है और हमें पिरिडीन देखने को मिलता है यहाँ पे। तो ये क्या बन गया, पिरिडीन। ठीक है, सो हुआ कैसे, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास लोन पेयर है, ये इस हाइड्रोजन को ले लेगा और ये से इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे और ये यहाँ पे। सो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये प्रोडक्ट में जहां CO2 प्रेजेंट था वहीं पे लग जाएगा। तो ये जो H था ये कहाँ से आया, एसिडिक ग्रुप के से आया। सो कभी ऐसा आपको आइसोटॉपिक फॉर्म में दे दे तो आपको ध्यान रखना है कि जो आएगा H या अगर इसकी जगह ड्यूटेरियम दे दे तो वो एसिड से आएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हेट्रोसाइक्लिक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन की। नेक्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए। सो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे ये और यहाँ पर दो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे एट द एंड। सो यहाँ पे एंड पे दो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे एन की वैल्यू 0, 1, 2, 3 इस तरीके से कुछ भी हो सकती है। ठीक है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर ही पूछ लेता है कई बार और मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो भी बना रखा है। सो अगर हम बात करें कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को याद रखने की ट्रिक, सो ट्रिक है हमारे पास ओम्स गैप। ओम्स गैप O से आपको ध्यान रखना है N की वैल्यू 0 रहेगी, 1, 2 इस तरीके से आपको चलते रहना है। ठीक है, अब यहाँ पे 0 से आपको ध्यान रखना है O मतलब ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। M यहाँ पर मेलोनिक एसिड के लिए हम यूज करते हैं। तो मेलोनिक एसिड के अंदर ये जो CH2 यूनिट होती है ये 1 होती है। फिर S फॉर सक्सिनिक एसिड, G फॉर ग्लूटेरिक एसिड, A फॉर एडिपिक एसिड और P फॉर पाइमेलिक एसिड। तो इनको हीट करने पे हमें अलग अलग प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। तो स्पेशली यहाँ पर मेलोनिक एसिड की हीटिंग कई बार पूछी जाती है और डीकार्बोक्सिलेशन मेलोनिक एसिड का पूछा जाता है कई बार। तो देखते हैं हम इसको। हाँ, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑक्जेलिक एसिड को हीट करने पे हमें क्या देखने को मिलता है। सो फर्स्ट ऑक्जेलिक एसिड जिसके अंदर कोई CH2 यूनिट प्रेजेंट नहीं होती है, तो इसको जब भी हीट करते हैं तो हमें रिमूवल ऑफ CO2 देखने को मिलता है। कई बुक में फॉर्मिक एसिड, एक कार्बन का फॉर्मिक एसिड
और साथ में CO2 गैस रिलीज होते हुए दिखाते हैं, या कई बार इसकी जगह प्रोडक्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर और CO2 गैस भी रिमूवल देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करते हैं, ये तो बात हो गई ऑक्जेलिक एसिड की। नेक्स्ट मेलोनिक एसिड। सो मेलोनिक एसिड को जब हम हीट करते हैं तो भी हमें क्या देखने को मिलता है, रिमूवल ऑफ CO2। तो यहाँ पर जैसे ही रिमूवल ऑफ CO2 होता है हीट करने पे, बचा हुआ हमारा प्रोडक्ट में एक तो एसिड मिलेगा हमें, और साथ ही CO2 गैस का रिमूवल। तो ऑक्जेलिक एसिड को और मेलोनिक एसिड को हीट करते हैं तो हमें CO2 गैस का रिमूवल देखने को मिलता है ऑन हीटिंग, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट सक्सेनिक एसिड। तो सक्सेनिक एसिड में CH2 यूनिट 2 होती है, और इसको जब हम हीट करते हैं तो डिहाइड्रेशन होता है, यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होता। सो ऑक्जेलिक एसिड और मेलोनिक एसिड के केस में तो क्या हो रहा था, CO2 गैस का रिमूवल हो रहा था, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा था। लेकिन यहाँ पर सक्सेनिक एसिड के केस में ऑन हीटिंग यहाँ पे डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ वाटर देखने को मिलता है, तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस है ये। और एनहाइड्राइड, साइक्लिक एनहाइड्राइड हमें मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट ग्लूटारिक एसिड। तो ग्लूटारिक एसिड को हीट करने पर भी डिहाइड्रेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है। तो यहाँ पर CH2 यूनिट कितनी हो गई, 3। और इसको जब हीट करते हैं तो डिहाइड्रेशन होता है। तो ग्लूटारिक एसिड को हीट करने पर डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है, तो वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा और बाकी साइक्लिक एनहाइड्रेट बनेगा। तो यहाँ 6 मेंबर्ड का साइक्लिक एनहाइड्रेट देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिपिक एसिड। तो एडिपिक एसिड को जब हम हीट करते हैं तो यहाँ पर CO2 गैस का भी रिमूवल देखने को मिलता है और वाटर मॉलिक्यूल का भी रिमूवल देखने को मिलता है। तो एक तो CO2 गैस भी निकल जाएगी और साथ ही वाटर मॉलिक्यूल भी निकल जाएगा, और प्रोडक्ट में हमें साइक्लिक कीटोन देखने को मिलता है। सो 5 मेंबर साइक्लिक कीटोन यहाँ पे मिलेगा। और लास्ट जो बचा है वो पाइमेलिक एसिड। सो पाइमेलिक एसिड में जैसे एडिपिक एसिड में हुआ था, लाइक वैसे ही वाटर मॉलिक्यूल का भी रिमूवल और CO2 गैस का भी रिमूवल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर CH2 यूनिट जो होती है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5। तो इसको जब हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल का भी रिमूवल होता है और साथ ही CO2 गैस का रिमूवल भी देखने को मिलता है, और बचा हुआ साइक्लिक कीटोन मिलेगा 6 मेंबर। इस तरीके से मैंने एक तो सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, बट मैंने एक बार इसको बता दिया आपको
तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑक्जेलिक एसिड और मेलोनिक एसिड, तो ऑक्जेलिक एसिड और मेलोनिक एसिड को हीट करने पर CO2 गैस का रिमूवल देखने को मिलता है। और फिर अगर हम बात करें सक्सिनिक एसिड और ग्लूटारिक एसिड, तो दोनों के केस में यहाँ पर डिहाइड्रेशन प्रोसेस होता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है। और एडिपिक और पाइमेलिक एसिड के केस में रिमूवल ऑफ CO2 भी होता है और साथ ही CO2 गैस का रिमूवल भी देखने को मिलता है। सो ये चीज हो गई, आपको याद रखना है, तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, बहुत इजी है। अब बात करते हैं हम, सबसे पहले बीटा कीटो एसिड को जब भी हीट करो तो सीधा सा याद रखो कि बीटा कीटो एसिड को देखो और कीटो एसिड ग्रुप से CO2 गैस का रिमूवल कर दो, तो बचा हुआ आपका कीटोनिक पार्ट रह जाएगा। फिर हम बात करते हैं अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन या बीटा गामा अनसेचुरेटेड कीटो एसिड की बात करते हैं, तो उस केस में एल्कीन एज अ प्रोडक्ट देखने को मिलता है हमें। और हेट्रोसाइक्लिक के केस में अगर हेट्रोसाइक्लिक एसिड है तो CO2 गैस का सीधा सा रिमूवल कर लो, तो यहाँ पे CO2 जैसे ही निकलेगा, जो बचा हुआ पार्ट रहेगा वो आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड रहेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है और ये आपको पहचाना है कि है क्या, पहली बात तो है ना कंपाउंड। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, पहले तो एक कार्बन पे 2 CO2, मतलब 2 एसिड ग्रुप प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो पहले तो आप क्या करो, यहाँ पे CO2 गैस का रिमूवल कर दो। तो डायरेक्ट CO2 गैस का रिमूवल यहाँ पे देखने को मिलता है हमें। तो पहले तो 2 CO2 मॉलिक्यूल ऐसे ही निकल जाएंगे। अब जो बचा है वो क्या हो गया हमारे पास, ठीक है। अब ये बीटा कीटो एसिड है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें सिर्फ कीटोनिक ग्रुप रखना है, इनको निकाल देना है एसिड से, CO2 निकालना है। तो कितने मोल्स निकल जाएंगे यहाँ से, 4 मोल्स ऑफ CO2 निकल जाएंगे। सो 4 मोल्स ऑफ CO2 यहाँ से निकल गए हैं और हमें बचेगा डाइकीटोन देखने को मिलता है, साइक्लिक डाइकीटोन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो प्रोडक्ट इजीली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें पहले पॉज करके। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आई होप आपने किया होगा। अब देखो, जब भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड देखोगे और हेट्रोसाइक्लिक एसिड होगा, तो मैंने कहा था कि एसिडिक ग्रुप का जो भी यहाँ पे जैसे ड्यूटेरियम है ना, तो ये आइसोटॉपिक दे रखा है आपको, तो ये एज इट इज यहाँ पे रहेगा और CO2 गैस का रिमूवल देखने को मिलेगा। जैसे ही हम हीट करेंगे, ये CO2 और ये CO2 बाहर निकल जाएगी। 3 मोल्स ऑफ CO2 बाहर निकल जाएंगे और प्रोडक्ट में हमें इस तरीके से, तो यहाँ पर D लगा देना है, जहां पे बचा हुआ D एज इट इज रह जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर फिर से ये हेट्रोसाइक्लिक एसिड दे रखा है, तो क्या करना है, ये इतना पार्ट निकालना है CO2 का, बचा हुआ एज इट इज रहेगा प्रोडक्ट में, तो आपको वही करना है। इस तरीके से आप प्रोडक्ट बना सकते हो। नेक्स्ट फोर्थ जो है, ये आपको मेलोनिक एसिड दे रखा है, ठीक है, ये क्या है, मेलोनिक एसिड। इसको हीट करने पे क्या मिलता है, तो ध्यान रखना है, ऑक्जेलिक एसिड और मेलोनिक एसिड को जब हम हीट करते हैं तो CO2 गैस का रिमूवल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सीधा सा रिमूवल ऑफ CO2 हो जाएगा और प्रोडक्ट में हमें एक कार्बन का यहाँ पे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलेगा, तो साथ में CO2 गैस। ये जो है ये एडिपिक एसिड है, हाँ एडिपिक एसिड नहीं है, ये 3 कार्बन है, यहाँ पे CH2 यूनिट कितनी है, 3। तो यहाँ पे ये जो हो गया हमारे पास ग्लूटेरिक एसिड, तो ये क्या है, ग्लूटेरिक एसिड। और ग्लूटेरिक एसिड को और सक्सेनिक एसिड को जब हीट करते हैं तो डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जैसे ही हीट करते हैं तो रिमूवल ऑफ वाटर होता है
और हमें साइक्लिक एनहाइड्रेट देखने को मिलता है प्रोडक्ट में। तो इस तरीके से हमें प्रोडक्ट देखने को मिलेगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है वो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो हमारे पास है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। ये नेम रिएक्शन है, बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन है और काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में हम जो रिएजेंट लेते हैं वो होता है NaOH के साथ हम कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में इसको हीट करते हैं, तो इसको कंबाइनली हम कहते हैं सोडा लाइम, कंबाइनली नॉन एज सोडा लाइम। ठीक है, अब जो रिएक्शन है उसमें हम सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन के अंदर मैंने कोई भी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया इस तरीके से, और इसकी रिएक्शन जब सोडा लाइम के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बेस के साथ करवाते हैं, तो यहाँ पर Na2CO3 तो बाहर निकल जाएगा और जो रिमेनिंग है वो एक कार्बन कम का हमें एल्केन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 1 कार्बन लेस एल्केन मिलता है प्रोडक्ट में। और साथ में Na2CO3 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन के दौरान इंटरमीडिएट जो बनता है वो कार्बेनाइन इंटरमीडिएट बनता है। तो इंटरमीडिएट कार्बेनाइन बनता है। तो हमें ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है रेट ऑफ सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। सो रेट ऑफ सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। तो ये जो डिपेंड करती है रेट ऑफ सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, ये डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी सोडा लाइम की जो रेट होगी वो उतनी ही फास्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो नेम रिएक्शन है वो हम बात करते हैं कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। तो कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में भी हम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और जैसे ही इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं हम तो CO2 गैस का रिमूवल देखने को मिलता है और ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। तो यहाँ से रेडिकल जनरेट होता है, तो यहाँ पे आर रेडिकल के साथ कंबाइन होके हायर अल्केन हमें देखने को मिलता है। सोडा लाइम में और इसमें जो डिफरेंस है वो यही है कि वहां एक कार्बन कम का हमें अल्केन देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पर हायर अल्केन देखने को मिलता है। और ये जो एल्केन बनाने की जो प्रोसेस होती है सिमेट्रिकल एल्केन के लिए ही हम यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, तो हम ये जो कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस है फॉर सिमेट्रिकल एल्केन के लिए हम यूज करते हैं। सिमेट्रिकल एल्केन ही इसी से बना सकते हैं।
ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारे पास वो है हून-स्टिकर रिएक्शन। ये भी एक नेम रिएक्शन है जो कि काफी फेमस है, हून-स्टिकर रिएक्शन। हून-स्टिकर रिएक्शन में हम जो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेते हैं वो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं हम। और इसकी रिएक्शन Br2 के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 और साथ ही हीटिंग करते हैं तो CO2 गैस का रिमूवल देखने को मिलता है और एक कार्बन कम का हमें एल्काइल ब्रोमाइड देखने को मिलता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, एल्काइल ब्रोमाइड, साथ ही AgBr का पीपीटी और CO2 गैस का रिमूवल देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है बर्न बॉम्ब रिएक्शन, सिमोनिनी रिएक्शन। नाम थोड़ा सा अटपटा है, सिमोनिनी रिएक्शन। हून-स्टिकर रिएक्शन और इसमें डिफरेंस बस इतना सा है कि यहाँ पर Br2 की जगह I2 लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे हम और इसकी रिएक्शन I2 के साथ करवा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 एंड हीट। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रोडक्ट हमें अल्काइल आयोडाइड की बजाय यहाँ पर एस्टर एज अ मेजर प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो प्रोडक्ट में हमें मिलेगा एस्टर, साथ में AgI और एक CO2 गैस का रिमूवल देखने को मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मेजर प्रोडक्ट हमें एस्टर देखने को मिलता है। ठीक है। सो हून-स्टिकर रिएक्शन और सिमोनिनी रिएक्शन में यही डिफरेंस है कि हून-स्टिकर रिएक्शन में Br2 ले रहे थे जबकि सिमोनिनी रिएक्शन में I2 ले रहे हैं Br2 की जगह और वहां पर अल्काइल ब्रोमाइड मेजर प्रोडक्ट बन रहा था जबकि यहाँ पर एस्टर बनता है। ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अमाइड लेते हैं हम और अमाइड की रिएक्शन Br2 के साथ करवाते हैं और साथ में ही बेस की प्रेजेंस में करवाते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर एक कार्बन कम का तो हमें अमीन मिलता है। सो 1 कार्बन लेस अमीन मिलेगा प्रोडक्ट में। साथ में NaBr बाहर निकल जाएगा और Na2CO3 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो सिमिड रिएक्शन है। सो नेक्स्ट रिएक्शन शिमिड रिएक्शन। तो ये सारी नेम रिएक्शन है जिसमें भी हम CO2 गैस का रिमूवल देखने को मिलता है। सो सिमिड रिएक्शन में हम एसिड लेते हैं और एसिड की रिएक्शन हाइड्रोजोइक एसिड के साथ करवाते हैं N3H। N3H का जो नाम है वो हाइड्रोजोइक एसिड। और इसकी रिएक्शन करवाने पर एक तो CO2 गैस का रिमूवल देखने को मिलता है और साथ ही एक कार्बन कम का हमें अमीन मिल जाएगा। तो एक कार्बन कम का हमें क्या मिल गया यहाँ, अमीन, और साथ में CO2 गैस का रिमूवल देखने को मिलता है। तो ये सारी नेम रिएक्शन है जो भी काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछी जाती है। सबसे पहले सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, सेकेंड हमने पढ़ी यहाँ पर कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस,
हुंस-डीकर रिएक्शन, सिमोनिनी रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन और सिमिड रिएक्शन, ये इनके अंदर भी हमें डिकार्बोक्सिलेशन देखने को मिलता है और काफी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जो आपको पता होना चाहिए। आपको मैकेनिज्म को पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट ही यहाँ से प्रोडक्ट बनाना, हमें तो एग्जाम में डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालना सीखना है। सो यहाँ से आप सीधे प्रोडक्ट देख सकते हो। ठीक है, सो काफी हेल्पफुल होगा ये वीडियो आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। इसी तरीके के जो कंटेंट है आपके पास आता रहेगा जो एग्जाम ओरिएंटेड है और जो एग्जाम में पूछा जाता है या बच्चों को जो इजीली नहीं मिलता है, इस तरीके के डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जैसे बीटा कीटो एसिड को डिकार्बोक्सिलेशन करते हैं तो किस तरीके से का प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो इस तरीके के काफी डाउट्स बच्चों को होते हैं। तो आई होप ये काफी इंपॉर्टेंट है वीडियो आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।